अगर तुम्हें यह स्टॉक पहले ही मिल गया होता तो यहाँ एंट्री लेकर अब तक करीब 7% का प्रॉफिट ले चुके होते। लेकिन सवाल यह है कि हर दिन ऐसे स्टॉक ढूंढोगे कैसे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे हम स्टेप बाय स्टेप इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमाना सीखेंगे। देखो भाई, सही एंट्री लेने के लिए सही रिसर्च करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए हम 4 अलग अलग टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हम मार्केट का डायरेक्शन देखेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है या साइडवेज चल रहा है। इसके बाद 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट करेंगे और फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे कि स्टॉक में कहीं फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन तो नहीं बन रहा है। और आखिर में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सही सेटअप मिलने के बाद एग्जैक्ट एंट्री लेंगे और इसके बाद हम वॉल्यूम को समझेंगे। आसान भाषा में कहें तो वॉल्यूम हमें बताता है कि एक निश्चित समय में किसी स्टॉक के कितने शेयर खरीदे और बेचे गए हैं। जितने ज़्यादा शेयर खरीदे और बेचे जाएंगे उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। और फिर हम देखेंगे कि स्टॉक सेलेक्ट करते समय और एंट्री लेते समय कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा होना चाहिए और उसके साथ कितना वॉल्यूम होना चाहिए। और फिर आखिर में हम सीखेंगे कि एंट्री कहाँ लेनी, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना और टारगेट कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले हमें मार्केट का डायरेक्शन समझना है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है तो हम गलत डायरेक्शन में एंट्री ले सकते हैं। मार्केट का डायरेक्शन देखने के लिए सबसे पहले चार्ट को 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर सेट कर लेना है। अब यहाँ हमें मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है। अगर स्टॉक लगातार पिछले हाई से ऊपर नया हाई बना रहा है और पिछला लो टूटने की वजह उसके ऊपर नया लो बना रहा है तो इसे कहते हैं हायर हाई और हायर लो। और जब चार्ट पर लगातार हायर हाई और हायर लो बन रहे हो तो इसका मतलब है कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक इसी तरह अगर स्टॉक का हर नया हाई पिछले हाई से नीचे बन रहा हो और हर नया लो पिछले लो से नीचे बन रहा हो तो इसे कहते हैं लोअर हाई और लोअर लो। और जब चार्ट पर लगातार लोअर हाई और लोअर लो बन रहा हो तो इसका मतलब है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड पर चल रहा है। लेकिन अगर स्टॉक ना ही साफ हायर हाई हायर लो बना रहा है और ना ही लोअर हाई लोअर लो बना रहा है बल्कि एक रेंज के अंदर नीचे ऊपर घूम रहा है तो समझो मार्केट साइडवेज चल रहा है। अब यहाँ हमें एक बात ध्यान रखना है, अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो आगे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और अगर स्टॉक साइडवेज चल रहा है तो हम उस स्टॉक को अवॉइड करेंगे। यानी हमें ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं लेनी बल्कि जिस डायरेक्शन में बड़ा ट्रेंड चल रहा है उसी डायरेक्शन में एंट्री ढूंढनी है। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमारा पहला काम सिर्फ इतना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज चल रहा है, यह आइडेंटिफाई करना।
अब अगर हम इसी चीज़ को रियल चार्ट पर देखें तो यहाँ ध्यान दो, स्टॉक ने पहले हाई बनाया और नीचे आने के बाद पिछला लो को तोड़े बिना उसके ऊपर नया लो बनाया और इसके बाद पिछला हाई को तोड़कर नया हाई बनाया। यानी यहाँ स्टॉक ने हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर बनाया और जब यही स्ट्रक्चर चार्ट पर लगातार बनता रहे तो हमें समझ आ जाता है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। इसी तरीके से किसी भी स्टॉक के हमें 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर सबसे पहले उसका मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है और जब मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो जाए तो हमारा अगला स्टेप है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सही स्टॉक सेलेक्ट करना। स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए हम चार्ट को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर सेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ हमें कोई भी रैंडम स्टॉक सेलेक्ट नहीं करना है। हमें उसी डायरेक्शन में स्टॉक ढूंढना है जिस डायरेक्शन का ट्रेंड हमने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई किया था। यानी अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब अगर हम बाइंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर सबसे पहले रिसेंट स्विंग हाई या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करेंगे और इसके बाद एक ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का इंतजार करना है जो उस लेवल के ऊपर क्लोज हो। लेकिन यहाँ सिर्फ ब्रेकआउट कैंडल के आधार पर स्टॉक सिलेक्ट नहीं करना है। ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम पिछली 20 कैंडल के एवरेज वॉल्यूम से कम 1.5 गुना अधिक होना चाहिए। यानी पिछली 20 कैंडल का एवरेज वॉल्यूम 5 लाख है तो ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम 7.5 लाख होना चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर हम सेलिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर सबसे पहले रिसेंट स्विंग लो या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को मार्क करेंगे और इसके बाद एक ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का इंतजार करना है जो उस लेवल के नीचे क्लोज हो और ब्रेकडाउन कैंडल का वॉल्यूम भी पिछली 20 कैंडल के एवरेज वॉल्यूम से कम 1.5 गुना अधिक होना चाहिए। और जब 1 घंटे के चार्ट पर 4 घंटे के ट्रेंड की डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन और उसके साथ रिक्वायर्ड वॉल्यूम मिल जाए तो हमारा स्टॉक सिलेक्शन पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ हमें तुरंत एंट्री नहीं लेना है क्योंकि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेक भी हो सकता है। इसलिए अब हम चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेट कर लेंगे और कैंडल क्लोजिंग के आधार पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को कंफर्म करेंगे। अब अगर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जिस रिसेंट स्विंग हाई या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था उस लेवल को हम 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे और 1 घंटा की ब्रेकआउट कैंडल क्लोज होने के बाद बनने वाली अगली 15 मिनट की कैंडल अगर उस लेवल के ऊपर क्लोज होती है तो उसे हम ब्रेकआउट कन्फर्मेशन मानेंगे। लेकिन अगर 1 घंटे की ब्रेकआउट कैंडल क्लोज होने के बाद बनने वाली अगली 15 मिनट की कैंडल अगर उस लेवल के नीचे क्लोज होती है तो उसे हम फेल्ड ब्रेकआउट मानेंगे और उस स्टॉक में बाइंग की एंट्री नहीं लेंगे। और अगर उन दोनों कैंडल में से एक कैंडल लेवल के ऊपर और दूसरी कैंडल लेवल के नीचे क्लोज होती है तो वहाँ भी हमें क्लियर कन्फर्मेशन नहीं मिला, तो ऐसे सेटअप में भी हम एंट्री नहीं लेंगे और क्लियर कन्फर्मेशन का इंतज़ार करेंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं
तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जिस रिसेंट स्विंग लो या इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था, उस लेवल को हम 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे और 1 घंटे की ब्रेकडाउन कैंडल क्लोज होने के बाद बनने वाली अगली दो 15 मिनट की कैंडल अगर उस लेवल के नीचे क्लोज होती है तो उसे हम ब्रेकडाउन कन्फर्मेशन मानेंगे। लेकिन अगर 1 घंटे की ब्रेकडाउन कैंडल क्लोज होने के बाद बनने वाली अगली दो 15 मिनट की कैंडल अगर उस लेवल के ऊपर क्लोज होती है तो उसे हम फेल्ड ब्रेकडाउन मानेंगे और उस स्टॉक में सेलिंग की एंट्री नहीं लेंगे। और अगर उन दोनों कैंडल में से एक कैंडल लेवल के नीचे और दूसरी कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज होती है तो वहां भी हमें क्लियर कन्फर्मेशन नहीं मिला, तो ऐसे सेटअप में भी हम एंट्री नहीं लेंगे और क्लियर सेटअप का इंतजार करेंगे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारा काम सिर्फ इतना है कि 1 घंटे की ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल के क्लोज होने के बाद बनने वाली अगली दो 15 मिनट की कैंडल के क्लोज के आधार पर यह कन्फर्म करना कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जेन्युइन है, फेल्ड है या अभी क्लियर कन्फर्मेशन नहीं मिला। और जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें सही कन्फर्मेशन मिल जाए तब अगला स्टेप आता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एग्जैक्ट एंट्री ढूंढना। तो सबसे पहले चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेट करना है और प्राइस का वापस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल के आसपास आने का इंतजार करना है। अब अगर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो ब्रेकआउट लेवल के आसपास एक 5 मिनट की स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का इंतजार करेंगे जिसका वॉल्यूम भी पिछली 20 कैंडल के एवरेज वॉल्यूम से कम 1.5 गुना अधिक हो। और बुलिश कैंडल क्लोज होने के बाद अगर अगली कैंडल बुलिश कन्फर्मेशन कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तब हम तुरंत बाइंग की एंट्री लेंगे। ठीक इसी तरह अगर हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो प्राइस का वापस ब्रेकडाउन लेवल के आसपास आने का इंतजार करेंगे और यहाँ हमें एक 5 मिनट की स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल चाहिए जिसका वॉल्यूम भी पिछली 20 कैंडल के एवरेज वॉल्यूम से कम 1.5 गुना अधिक हो। और बेरिश कैंडल क्लोज होने के बाद अगर अगली कैंडल बेरिश कन्फर्मेशन कैंडल के लो को ब्रेक करती है तब हम तुरंत सेलिंग की एंट्री लेंगे। यानी एग्जैक्ट एंट्री के लिए हमें 3 चीजें चाहिए: प्राइस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल के आसपास वापस आना, रिक्वायर्ड वॉल्यूम के साथ कन्फर्मेशन कैंडल बनना और उसकी हाई या लो का ब्रेक होना। अब एंट्री लेने से पहले स्टॉप लॉस और टारगेट तय करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बाइंग ट्रेड में स्टॉप लॉस 5 मिनट की बुलिश कन्फर्मेशन कैंडल के लो के नीचे और सेलिंग ट्रेड में बेरिश कन्फर्मेशन कैंडल के हाई के ऊपर रखेंगे। लेकिन एंट्री से स्टॉप लॉस की दूरी 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सही जगह स्टॉप लॉस लगाने के लिए 1% से ज़्यादा दूरी चाहिए तो हम उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अब बात करते हैं प्रॉफिट बुकिंग की। हमें सबसे पहले चार्ट पर यह देखना है कि आगे आने वाले इम्पोर्टेंट्स रेजिस्टेंस या सपोर्ट हमारे टारगेट तक पहुंचने में रुकावट तो नहीं बन रहे हैं। अगर पहले 3% प्रॉफिट तक भी पर्याप्त जगह नहीं है तो हम एंट्री नहीं लेंगे और अगर पर्याप्त जगह है तो 3% के प्रॉफिट पर कुल क्वांटिटी का 50% हिस्सा एग्जिट कर देंगे और इसके बाद बची हुई पोजीशन का स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस पर शिफ्ट कर देंगे और 5% के प्रॉफिट पर कुल क्वांटिटी का अगला 25% हिस्सा एग्जिट कर देंगे और इसके बाद बची हुई 25% क्वांटिटी को 7% के प्रॉफिट तक होल्ड करेंगे। लेकिन अगर आप बिगनर हो और आपको अलग अलग टारगेट्स पर क्वांटिटी एग्जिट करना मुश्किल लगता है तो आप शुरुआत में 3% के प्रॉफिट पर पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो।
कई बिगनर 1-2% के प्रॉफिट देखकर डर जाते हैं कि कहीं उनका प्रॉफिट वापस ना चला जाए। इसी वजह से बहुत ही जल्दी पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर देते हैं। वहीं कुछ ट्रेडर ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में सही समय पर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। इसलिए ट्रेड लेने से पहले यह तय होना चाहिए कि कितना रिस्क लेना और किस टारगेट पर कितनी क्वांटिटी एग्जिट करना है। अब इस स्ट्रेटजी के सारे रूल समझने के बाद सबसे जरूरी काम है इसका बैक टेस्ट करना। सबसे पहले पुराने चार्ट्स पर कम से कम 100 ट्रेड्स में इसका बैक टेस्ट करो और हर एक ट्रेड का रिकॉर्ड बनाओ और यह चेक करो कि कितने ट्रेड प्रॉफिट में गए, कितने ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ और एवरेज प्रॉफिट और एवरेज लॉस कितना रहा और लगातार लॉसिंग ट्रेड कितने आए। और इसके बाद पेपर ट्रेडिंग करके देखो कि लाइव मार्केट में तुम इन रूल को बिना डर, लालच और जल्दबाजी के फॉलो कर पा रहे हो या नहीं। और जब तुम्हें इस स्ट्रेटजी के सारे रूल्स, रिस्क, लिमिटेशन अच्छी तरह समझ आ जाए तब तुम अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से रियल मनी के साथ ट्रेड करना, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं देती है। अब अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी लर्निंग जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले किसी यूजफुल ट्रेडिंग टॉपिक के साथ।